संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या की कक्षा में आज हम लोग बात कर रहे हैं अनुच्छेद 109 पर। इसके पहले भी जहां हम लोगों ने अनुच्छेद 107 और 108 किया था, उसमें मैंने बताया था कि 107 से 122 तक जो प्रावधान है संविधान में वो विधायी प्रक्रियाओं के बारे में है, विधायी कार्यवाहियों के बारे में है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स। उसी क्रम में अनुच्छेद 109 है जो धन विधेयकों की प्रक्रिया से संबंधित है और उसका विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। और यह किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी परीक्षार्थी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए जिसको संविधान की समझ की आवश्यकता है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा जा सकता है यह। और इससे कई तरह के सिद्धांत की भी व्याख्या की जा सकती है। उन प्रावधानों पर अगर गौर करेंगे हम तो हमें ऐसी बात पता चलेगी कि कैसे अनुच्छेद 109 में धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो एक एक करके हम लोग उस पर पहले उसकी भाषा पर गौर करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहां लिखा है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, स्पेशल प्रोसीजर। पहला जो खंड है इसका वह लिख रहा है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं किया जाएगा। पुरस्थापित पिछली कक्षा में ही बताया था, इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन है यह, और हिंदी में कहेंगे इसका अर्थ होता है पहली बार प्रस्तुति। साफ साफ लिखा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब है कि भारत का जो राजनीतिक ढांचा है वह ऐसा ढांचा है जिसमें धन या वित्त की शक्ति राज्यों को सौंपी नहीं गई है। इसीलिए लिखा गया है कि राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। अब जिन परिसंघीय ढांचे में फेडरल स्ट्रक्चर जो भी है, जहां संघ और राज्य दो सरकारें अलग अलग काम करती हैं, तो जिन परिसंघों में धन या वित्त की शक्ति राज्यों में नहीं होती और संघ में होती है, उन परिसंघों को हम कहते हैं कार्यात्मक परिसंघ या फंक्शनल फेडरेशन। शक्तियों के वितरण के आधार पर जब परिसंघों का वर्गीकरण किया जाता है तो कार्यात्मक परिसंघ ऐसे परिसंघ को कहा जाएगा जिसमें धन और वित्त की शक्ति राज्यों में नहीं है, बल्कि उसके जगह पर संघ को वह शक्ति सौंपी गई है। इस आधार पर यह कहा जाएगा यह जो प्रावधान है धन विधेयक का खंड 1 में, वह यह सिद्ध करता है कि भारत एक कार्यात्मक परिसंघ है। तो पहली बात इसमें हम लोग यह लिखेंगे, अनुच्छेद 109 है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। यह जो अनुच्छेद 109 का खंड 1 है वह कह रहा है कि धन या वित्त की शक्ति राज्यों में निहित नहीं है, क्योंकि लिखा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में लाए नहीं जा सकते, प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। यह भारत की परिसंघीय ढांचे को कार्यात्मक परिसंघ फंक्शनल फेडरेशन बनाता है। ऐसा परिसंघीय ढांचा जिसमें धन और वित्त की शक्ति राज्यों में नहीं है वह कार्यात्मक परिसंघ है। तो अनुच्छेद 109 का खंड 1 भारत को कार्यात्मक परिसंघ बनाता है। इसका अर्थ हुआ कि अगर हम ऐसे देखें कि संघ और परिसंघ दोनों हैं, संतुलित हैं, लेकिन धन की शक्ति होने की वजह से इसका झुकाव संघ की ओर हो गया है, इस ऐसे परिसंघ को हम कहेंगे कार्यात्मक परिसंघ, या इसी को एकात्मक परिसंघ भी कहते हैं, संसदीय परिसंघ भी कहते हैं, असम्मित परिसंघ भी कहते हैं, एसिमेट्रिकल फेडरेशन। जहां हमने शक्तियों का जो बंटवारा किया है
वो आवश्यकता अनुसार किया है, न कि समान। हमने उस सदन को वह शक्ति दी है जो उसके लिए आवश्यक है। इसलिए कहा जाएगा कि यह एसिमेट्रिकल फेडरेशन है, असममित परिसंघ है, या कार्यात्मक परिसंघ है, या संसदीय परिसंघ है, या एकात्मक परिसंघ है। तो अनुच्छेद 109 के खंड 1 से यह बात सिद्ध होती है। अब दूसरा अनुच्छेद देखें, दूसरा खंड देखें कि धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाएगा और राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देगी और ऐसा होने पर लोकसभा राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। अब यहां पर बात यह कही जा रही है, फिर से एक बार गौर कीजिए इस पर, कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। दूसरा है कि राज्यसभा, जब लोकसभा ने उसको पारित कर दिया है तो पारित करने के साथ ही अगर वो राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा को 14 दिनों की अधिकतम अवधि में उसकी जो शक्तियां हैं वो यह शक्ति है कि वह उस पर अनुशंसा कर सकती है, संशोधन के लिए संशोधन नहीं कर सकती, केवल अनुशंसा कर सकती है, सिफारिश कर सकती है। लेकिन उन सिफारिशों को मानना नहीं मानना लोकसभा का विवेकाधिकार है। यह भी सिद्ध करता है कि भारत में जो धन की शक्ति है वो अंतिम रूप से संघ में केंद्रित है, इसलिए ऐसी बात कही गई है। तीसरा है कि यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए और लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। और पांचवा है कि यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित धन विधेयक उक्त 14 दिनों की अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो वह उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। ये जो 5 प्रावधान हैं इसके, इन्हीं की चर्चा कर रहे हैं हम लोग और इसी आधार पर हम इस पर बात कर रहे हैं। अगर यह देखा जाए कि धन विधेयक एक प्रकार का वित्त विधेयक है, हमने अनुच्छेद 107 के खंड 1 में पढ़ा है कि धन विधेयक या अन्य वित्त विधेयकों को छोड़कर जो विधेयक है उसके लिए अनुच्छेद 107 में प्रावधान है। तो अगर हम इसको इस रूप में देखें कि अनुच्छेद 109 के खंड 1 तथा अनुच्छेद 107 के खंड 1 को साथ पढ़ने से धन विधेयक एक प्रकार का वित्त विधेयक है। यहां ध्यान रखना है, अनुच्छेद 109(1) और 107(1) को साथ पढ़ने से यह सिद्ध होता है। दूसरी बात कही जा रही है, खंड 2 में कि राज्यसभा को अधिकतम 14 दिनों की अवधि में केवल अनुशंसा करने की शक्ति है। यह क्या सिद्ध कर रहा है कि अंतिम शक्ति तो संघ के पास है, लेकिन चूंकि राज्य भी वित्त का उपयोग करते हैं इसलिए राज्यों से पूछा जाना चाहिए कि धन विधेयक में जो बात कही गई है उससे आप सहमत हैं या नहीं, या आप उसमें कोई बदलाव चाहते हैं। तो हम राज्य की प्रतिक्रिया या अनुक्रिया के लिए हमने उसको
भेजा है, लेकिन चूंकि अंतिम शक्ति संघ के पास है और भारत एक कार्यात्मक परिसंघ है, अतः 14 दिनों की अधिकतम अवधि में उससे अनुशंसा कराई जा सकती है, भले उसको मानने नहीं मानने का अधिकार लोकसभा का है। इस रूप में कहा जाएगा कि यह जो कार्यात्मक परिसंघ है उसमें राज्यों को हमने वित्त की स्वायत्तता दी है, अंतिम निर्णय संघ के पास है। राइट? तो इससे जो सिद्ध होगा वो क्या होगा कि धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा का है या संघ का है, लेकिन राज्यों को स्वायत्तता दी गई है, यह इससे सिद्ध होता है। और इसका कारण क्या है कि वित्त की शक्ति अंतिम रूप से संघ के पास है, तो संघ वित्त का आवंटन करता है और राज्य उसका वितरण करते हैं। तो हमारा जो परिसंघीय ढांचा है उसमें क्या है कि संघ से राज्य के पास आएगा, तो यह हो गया वित्त का आवंटन, और यह है वितरण करेगा वह पंचायतों के लिए। तो भारत में संघ संसाधनों का आवंटन करता और राज्य उसके वितरक हैं, इस प्रावधान से यह सिद्ध होता है। अब तीसरा और चौथा खंड यह कह रहा है कि या तो लोकसभा उन अनुशंसाओं को, सिफारिशों को स्वीकार कर ले या अस्वीकार कर दे। दोनों ही स्थितियों में जब वह विधेयक पारित होगा तो यह माना जाएगा कि संसद के दोनों सदनों से वह पारित कर लिया गया है। यह बात लोकसभा की तरफ उस टिल्ट को बताती है, वह झुकाव बताती है कि अंतिम शक्ति संघ के पास है। तो लोकसभा के द्वारा उन सिफारिशों को मानना या नहीं मानना लोकसभा का विवेकाधिकार है। इसके साथ साथ यह भी बात कही जा रही है कि अगर राज्यसभा ने 14 दिनों की अधिकतम अवधि में उसे वापस नहीं किया है तो भी यह मान लिया जाएगा कि जैसे लोकसभा ने पारित किया था ठीक वैसे ही राज्यसभा ने भी उसे पारित कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ, यहां पर हमारे पास तीन बातें हैं। पहली बात क्या है कि राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को मानना या अस्वीकार करना लोकसभा का विवेकाधिकार है। दूसरा क्या है, दोनों ही स्थितियों में विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या है, 14 दिनों की अवधि में राज्यसभा उसे नहीं लौटाती तो दोनों सदनों से उसे पारित मान लिया जाएगा। तो हर जो खंड है अनुच्छेद 109 का वह यह दर्शा रहा है कि धन और वित्त की शक्ति राज्यों में नहीं है, और अंतिम रूप से भले हमने राज्य को वित्तीय स्वायत्तता दी है लेकिन अंतिम रूप से उसका झुकाव संघ की तरफ है। यह बात स्पष्ट रूप से सिद्ध हो रही है।